Assalamu alaikum. This is my channel, and today we will learn how we can apply as a foreign graduate to register as a pharmacist in Denmark. सबसे पहले तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि डेनमार्क में अगर हमने एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर होना है तो हमारी जो फार्मेसी की डिग्री है वो 5 साल डिग्री होनी चाहिए। 5 साल से अगर कम डिग्री होगी तो आप फार्मासिस्ट के तौर पर वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो सकते। और डेनमार्क का एक रूल है कि अगर आपने वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करना है तब आपको किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप किसी डैनिश फार्मेसी पे काम करें, किसी कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करें, किसी किसी गवर्नमेंट सेक्टर या कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तब आपको वहाँ रजिस्ट्रार होना लाजमी है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी 5 साल डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर 5 साल से कम डिग्री हो, जैसे 4 साल बी फार्मेसी हो, तब आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो सकते एज अ फार्मासिस्ट, लेकिन एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके कोर्स वर्क को देखते हुए, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी लेने पड़े तो आप वो एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ के पास करने के बाद वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेजर चीज़ है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं हैं, किसी और लैंग्वेज में हैं, तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराना है। उन ट्रांसलेट कराने के लिए आप या तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा सकते हो, या डैनिश में ट्रांसलेट करा सकते हो, या स्वीडिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हो। इन तीनों लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, और जो भी आप ट्रांसलेशन कराएंगे उसको आपने वेरीफाई कराना है अपने कंट्री के वेरिफिकेशन वाले इदारे से, जैसे हमारा HEC है या फार्मेसी काउंसिल है, फिर आगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ से अटैच करवाना है, उन ट्रांसलेटेड कॉपीज़ को सील करवाना है, और सील्ड कॉपी के साथ ट्रांसलेशन के लिए क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिया गया था और उसकी क्या ट्रांसलेशन है उसको भी साथ लगाना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, आपने एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर वहाँ पे काम करना है। और अगर आपको ये डेनिश लैंग्वेज नहीं आती, तो एप्लीकेशन जमा करवाते वक्त, जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगा, तो जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपने वहाँ पे साथ कोई सर्टिफिकेट लगाना है, ये एडमिशन नोटिस लगाना है कि मेरे पास अभी डेनिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है उतनी तो नहीं है, लेकिन मैंने डेनिश लैंग्वेज में दाखिला लिया हुआ है, और ये देखें मैंने यहाँ पे कोर्स लेवल 3 तक पढ़ने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, ये उसका प्रूफ है। तो एडमिशन का जो प्रूफ होगा वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना किया जाए बल्कि एक्सेप्ट किया जाए। फिर फर्दर रेजिडेंस एंड वर्क परमिट वहाँ पे चाहिए होगा। ये रेजिडेंस एंड वर्क परमिट वीज़े वाला वर्क परमिट नहीं है, बल्कि ये वो वर्क परमिट है कि जब आप वहाँ पे एज़ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट को यहाँ पे रेजिडेंस एंड वर्क परमिट का नाम दिया गया है, ये वीज़े वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये वेबसाइट दी हुई है www.nyidannmark.dk। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे रेजिडेंस एंड वर्क परमिट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट, अब हर जगह पे मैंने आपको अपनी यूएसए की वीडियो में बताया, स्वीडन की वीडियो में बताया, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में बताया, नॉर्वे की वीडियो में बताया, और आज मैं डेनमार्क की वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे तैयार करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के एंड पे भी मैं डाल रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी उन सबके लिंक्स दे रहा हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फार्मासिस्ट कम्युनिटी या हेल्थ प्रोफेशनल कम्युनिटी जितनी भी है उसके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जितने भी हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं डेनमार्क में रजिस्टर्ड होने के लिए, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बाय हैंड नहीं है, डेनमार्क की एप्लीकेशन बाय हैंड नहीं है। आपने जो भी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सादा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस एप्लीकेशन को ईज़िली फ़िल कर सकते हैं। मैं अभी आपको उसके एप्लीकेशन के स्टेप्स भी दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा कौन-कौन से कॉलम आपने कैसे-कैसे फ़िल करने हैं, और वहाँ क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या चीज़ें कैसे अटैच करनी है। लेकिन जो चीज़ें भी अटैच करनी है, ये उनकी तैयारी है, यानी कि जो यहाँ पे आप अब लिखा हुआ है आपके सामने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, इनको आपने पहले तैयार कर लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी में आपको नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन आपने फ़िल करना है। सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए। सर्टिफाइड कॉपीज़ फ्रॉम थर्ड कंट्रीज़, मतलब हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, या यहाँ इन इन कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, तो वो वहाँ पे सबसे पहले अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ बनाएँगे। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ किसको कहते हैं? आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मतलब आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी आपने एक अच्छी-सी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी बना ली।
मतलब कलर्ड को फोटोकॉपी बना दी। अब उस कलर्ड को फोटोकॉपी को हम सर्टिफाइड कॉपी तब कहेंगे जब उस कलर्ड फोटोकॉपी को हमने क्या किया होगा, अटेस्ट करवाया होगा। कहाँ कहाँ से अटैच करवाया होगा, मतलब आईबीसी, अगर स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं तो आईबीसीसी से, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स हैं तो एचईसी से, फिर अगर हमारे पास हेल्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं तो फर्दर उन्हीं उन्हीं डिग्रीज को, मतलब हमारी फार्मेसीज की डिग्री, हमारा फार्मेसी का लाइसेंस, हमारी फार्मेसी की कैटेगरी ए, हमारा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, इन सबको फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी वेरीफाई करवाना है, एंड देन मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और ये सब कुछ हम क्यों करवाते हैं हर दफा, बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत नहीं होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिखा नहीं होता, लेकिन इन एजुकेशन की कॉपीज अगर हम एक ही दफा से सर्टिफाइड बनवा लेंगे, हम एक ही दफा ये सारा कुछ अटैच करवा लेंगे, इसका फायदा ये होगा कि जब भी उस कंट्री के लोग या उस कंट्री के इदारे जो इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, वो हमारी कंट्रीज की एचईसी को या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और अगर हमारे पहले से वेरीफाई हुए होंगे तो ये काम जो हमारा साल में होना है वो हमारा 2 से 3 दिन में इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले से इन इदारों से वेरीफाइड हैं। तो हमारी एप्लीकेशंस को मतलब पहिए लगाने में ये काम करता है, अगर हमने पहले से सारी सारी वेरिफिकेशन करवाई हुई है और सारा कुछ हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट हमें चाहिए। पासपोर्ट पे हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि रेलिवेंट पेजेस होने चाहिए। रेलिवेंट पेजेस कौन से होते हैं, जो आपका फोटो वाला पेज होता है और जो आपका जहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं, मतलब पहले 4 से 6 पेज जो है आपने उसको लाजमी एक स्कैन बना के एक पीडीएफ बना लेनी है। अगर आप पहले से डेनमार्क में रहते हैं तो आपकी जो डेनमार्क का जो डेनिश रेजिडेंट परमिट है उसकी कॉपी भी आपने साथ लगानी है। आपकी अपडेटेड सीवी से मुराद ये है जिसके ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आपकी एजुकेशन हो और आपका एक्सपीरियंस हो और आपके रेफरेंस हो। तो एक्सपीरियंस जो है कभी भी ऐसे नहीं लिखना, एक्सपीरियंस में हमेशा डेट्स लिखनी है, आपने किस जगह पे कहाँ से कहाँ तक काम किया और जो एम्प्लॉयर था वो क्या था और एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि सीवी जो है, अगर आप यूरोप में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोपास स्टाइल में बनाया जाए। यूरोपास स्टाइल वाली सीवी 1 पेज सीवी होती है जिसके ऊपर सारा डिटेल दी होती है और आपकी एक प्यारी सी फोटो भी होती है जो प्रोफेशनल लुक आपका शो कर रही हो। फिर आपकी कंट्री में आपका जो फार्मेसी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है उसकी वेरीफाइड कॉपी फार्मेसी काउंसिल से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उसको वेरीफाई कराना है, एंड देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी में भी आपकी 2010 में बनी हो या आपका जो फार्मेसी का लाइसेंस है वो मे बी 2015 में बना हो, तो वो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उनको चाहिए होता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। इसीलिए हर जगह पे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपकी कैटेगरी बेशक जितनी ही पुरानी क्यों ना हो, अगर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होगा तो वो उनको चाहिए होता है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आपके पास है, कैटेगरी ये है, इसका नंबर ये है, अब जारी की गई थी और मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का एक पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है और वो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाती है। अगर आप पर्सनली जाते हैं तो 1 दिन में ही वो लेटर मिल जाता है और अगर आप बाय हैंड या बाय पोस्ट भिजवाते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसमें। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपका जो है, जो आपने साथ भेजना है, वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो आपने सिलेबस पढ़ा है फार्मेसी का, फर्ज करें हमारा जो सिलेबस है पाकिस्तान का वो 2013 में लास्ट टाइम अपडेट हुआ था, उम्मीद है पूरे पाकिस्तान में वही सिलेबस चल रहा है। अगर वो सिलेबस आपने पढ़ा है तो उस सिलेबस को आपने साथ लगाना है, लेकिन उस सिलेबस को इस तरह से लगाना है कि उसमें हर सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दी गई हो और उसका ये भी लिखा हो कि आपने किस कोर्स को कितना पढ़ा है, मतलब कितने क्रेडिट आवर्स तक पढ़ा है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, और फिर इसको भी एक पीडीएफ की शक्ल में बना लेना है। डेनिश लैंग्वेज टेस्ट अगर ये आपके पास है, कंप्लीट किया हुआ है रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेनिश लेवल 3 तक, तब तो इसका सर्टिफिकेट साथ लगा लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने अगर डेनिश लैंग्वेज अभी स्टार्ट की है तो उसका जो एडमिशन का जो प्रूफ है वो आपने साथ लगवाना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं जी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है और लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, वीडियो की एंड में भी हैं, और अगर आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहां पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कराने हैं, मतलब सबमिशन भी ऑनलाइन है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने अपना लैपटॉप को यूज करना है, चीजें तैयार करनी है और चीजें तैयार करने के बाद जस्ट अपलोड कर देना है और वहां पे सबमिट कर देना है। और इसकी किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं है। एक और बात आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फार्मासिस्ट रजिस्टर हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में 2024 तक की तमाम कैप्स की स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुकी हैं। इसी तरह दुबई, सऊदी अरेबिया में लोग जाना कम हो गए हैं क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं है और पीआर का कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है,
आपको पता है नॉर्वे जो है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है या 99% तक हो चुका है। ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्वालिटी लाइफ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत हायर स्टैंडर्ड की है वहाँ पे। आप अगर वहाँ पे अपनी सैलरीज के साथ टैक्स पे करते हैं तो आपको उस हिसाब से बहुत सारी मुराद भी मिलती हैं अपनी फैमिली के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे फैमिलीज को लेके जाना और फैमिलीज को रजिस्टर कराना बेहद आसान है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्वीडन में 1 साल रह के आ चुका हूँ। तो मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा अंदाज़ा है कि यहाँ पे जो है आबादी बहुत कम है एंड स्किल्ड वर्कर्स की और हायर एजुकेशन पर्सन्स की यहाँ पे बेतहाशा ज़रूरत है। बेतहाशा ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें डेनमार्क में, फिनलैंड में, स्वीडन में ख़ास तौर पे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स तो होता ही है हर जगह, और वो एग्ज़ाम भी वो इतना ख़ास नहीं है, वो वहाँ के कवानीन या रेगुलेशंस का ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की लैंग्वेज है। अगर यहाँ की लैंग्वेज आप बआसानी सीख जाते हैं लेवल 3 तक, स्वीडिश भी लेवल 3 तक आपने सीखनी है, डेनिश भी और फिनिश भी, तीनों लेवल 3 तक आपने सीखना है। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जाना आसान है, यहाँ पे पीआर लेनी आसान है। चलें जी हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ। मैंने जो आपको ऑनलाइन लिंक बताया, आपने उस ऑनलाइन लिंक के ऊपर जाना है, तो आपके ऊपर ये पेज खुल जाएगा। इसके 4 टैब्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेंट अपनी पर्सनल डिटेल लिखता है कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आप डेनमार्क में ऑलरेडी रह रहे हैं तो इसको चेक कर देंगे। अगर वहाँ पे ऑलरेडी नहीं रह रहे तो इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे। आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपकी सिटीजनशिप क्या है, मतलब आप किस कंट्री के हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। अब डेनमार्क में हर बंदे का सोशल सिक्योरिटी नंबर या पर्सनल नंबर होता है। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, और एजुकेशन के बारे में यहाँ पे देखिए मैंने एजुकेशन वाली टैब को ऑन कर दिया है। एजुकेशन वाला पेज आपको ऐसा नजर आएगा ऑनलाइन। तो आपने अगर फार्मासिस्ट हैं या फार्माकोलॉजिस्ट हैं, आपने जो चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है तो आप फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे। आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की उसके बारे में लिखेंगे, आपने कंट्री कहाँ, किस कंट्री से पढ़ा है उसके बारे में लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू वर्क एट फार्मेसी इन डेनमार्क। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सबका बताया है, उन सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट की यहाँ पे जगह बनी हुई है। सीवी को अटैच करने की भी जगह बनी हुई है, आपकी फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी लाइसेंस को अटैच करने की जगह भी बनी हुई है, डेनिस सर्टिफिकेट या डेनिस स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो उसकी लैंग्वेज की जगह भी बनी हुई है। इन अटैचमेंट वाली जगह पे आपने बारी बारी सब कुछ अटैच कर देना है। आप पढ़ लीजिएगा इसकी डिटेल्स को कि कहाँ पे आपने अपनी फार्मेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, कहाँ पे स्टडी से रिलेटेड, कहाँ पे सीवी को अपलोड करना है, कहाँ पे अपने अपनी कंट्री का लाइसेंस अपलोड करना है और कहाँ पे डेनिश सर्टिफिकेट या डेनिश एडमिशन का प्रूफ अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ये जो पेज है ये समरी का पेज है, मतलब आपने जितना कुछ भी अभी तक 4 स्टेप्स में पूरा किया है यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप इसको पढ़ लें, अगर सब कुछ ठीक है तो आप इसको सबमिट करवा दें, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक होगी है तो आप प्रीवियस पेजेस पे जाके उसको ठीक करके दोबारा से इसको सबमिट करवा सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा लेंगे ऑनलाइन, तब आपको कुछ एक दिन बाद या शाम को, अगर सुबह करवाइए तो शाम को या नेक्स्ट डे, हर हाल में आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, कंफर्मेशन ईमेल होगी, और उसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर या केस नंबर भी होगा। उस केस नंबर को आप फर्दर अगर पता करना चाहें अपने केस के बारे में या अपनी एप्लीकेशन के बारे में, तो उस केस नंबर को आप अपने रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आपने जितना भी केस जमा करवाया है, इस केस को प्रोसेस होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने का डिसीजन टाइम है। और अगर उनको उस दौरान कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो ईमेल से आपको आपके साथ राब्ता करते हैं, और जो सप्लीमेंट मटेरियल उनको चाहिए होता है वो चाहते हैं कि वो आप उनको वो मटेरियल भी प्रोवाइड करें ताकि वो केस को प्रोसेस कर सकें। लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, लैंग्वेज के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेनिश लैंग्वेज जो है वो मस्ट मस्ट है, लेवल 3 तक मस्ट है। इसके अलावा जब आप डेनिश लैंग्वेज कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाती है, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो एप्लीकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, यानी कि वेरीफाइड सर्टिफिकेट डेनिश मेडिकल एजेंसी से आपको मिल जाता है। तो डेनिश मेडिकल एजेंसी का सर्टिफिकेट और डेनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं फार्मासिस्ट की, तो उससे पहले आपको एक वहाँ के रेगुलेशंस का एग्जाम देना होता है। तो फार्मेसी रेगुलेशन एग्जाम होता है जिसमें फार्मेसी रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये एक ओरल एग्जाम है और एक रिटन एग्जाम है।
तो इसके बारे में बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम है। अगर आप डेनिश लैंग्वेज को जानते होंगे, अपनी कैटेगरी या अपनी स्पेशलिटी को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, तो आपको पास करना वो मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ वहाँ पे लैंग्वेज है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट यानी कि एप्लीकेशन लेटर आपको मिल चुका होगा, डेनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ चुका होगा, रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस का एग्जाम आप पास कर चुके होंगे, तब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। अगर आपको अपने प्रोसीजर में या एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी किस्म का लगता है कि आपकी एप्लीकेशन अगर किसी भी तरह से रिजेक्ट हो गई है, या आपका डिसीजन जो है उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, या केस प्रोसेसिंग ऑफिसर जो है वो इतना अच्छा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल उसका क्या है, sum@some.dk, और अगर आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है तो उसकी वेबसाइट भी लिखी हुई है। इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें। मेरे चैनल पे और भी इस तरह की बहुत सारी रिलेटेड वीडियोस हैं कि आपने यूएसए में फार्मासिस्ट कैसे बनना है, आपने स्वीडन में फार्मासिस्ट कैसे बनना है, आपने नॉर्वे में फार्मासिस्ट कैसे बनना है, आपने ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट कैसे बनना है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो है, हमारे पास जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मासिस्ट की सैलरी वहां पे कैसी है। तो डेनमार्क के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो 5 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाएगी। अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बाद 5 साल के लिए 5 साल की पीआर मिल जाएगी। आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। आपकी फैमिली की एजुकेशन वहां पे फ्री है। आपका मेडिकल आफ्टर जॉब वहां पे बिल्कुल फ्री है। एक फार्मासिस्ट वहां पे कम से कम 7,000 यूरो पर मंथ कमा सकता है विद एक्सपीरियंस। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कम से कम 3,000 से 3,500 यूरो तक वहां पे कमा सकते हैं। ये डेनिश करेंसी में और यूरो में मैंने दोनों तरह से यहाँ पे रख दिया है। जो सैलरी का डिफरेंस आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपकी आपकी हाउसिंग कैसी है, आपकी ट्रांसपोर्ट कैसी है, आपके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो फर्दर हर किसी को वैसे तो एक जैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स आपने वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से पूरी करनी है, ट्रांसपोर्ट हर बंदा यूज़ करता है। इसके अलावा जो टैक्स आपके कटते हैं उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और आपकी बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी एक्सपीरियंस कितना है, आपका जेंडर क्या है, आपकी लोकेशन किस जगह पे है, तो इस सब के हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट पे जो सैलरीज होती है उस इलाके की, उस हिसाब से आपकी सैलरीज को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड लोकेशन आपकी सैलरीज को इम्प्रूव कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी सैलरीज हैं। स्टार्टिंग सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं और हाईएस्ट सैलरीज भी हर साल के हिसाब से रिवाइज होती रहती हैं। तो एक अच्छी जगह है और एक अच्छी फैसिलिटीज हैं बोथ फॉर फैमिलीज एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम डेनिश कहाँ से स्टडी करें, डेनिश कहाँ से सीखें। तो ये सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सबसे पहला लिंक हमें बताता है कि हम डेनिश लैंग्वेज को ऑनलाइन कैसे रजिस्टर्ड होकर पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है इनकी कुछ ना कुछ फीस तो है, लेकिन वो आपने वो पे करनी है, कोर्स में दाखिला लेना है और घर बैठ के डेनिश का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अगर आप डेनमार्क में हैं तो सेकंड लिंक आपके लिए है कि स्टडी करें डेनमार्क में। ये लिंक दोनों तरह से, अगर आपने किसी भी किस्म की हायर एजुकेशन के लिए डेनमार्क में जाना है या डेनिश पढ़ने के लिए वहां पे जाना है, तो दोनों के लिए ये सेकंड वाला लिंक यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए कोई प्राइवेट ट्यूटर रखना है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो तीसरा लिंक आपके लिए है, प्राइवेटली आप डेनिश को पढ़ सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि आपकी हायर एजुकेशन नहीं है बल्कि आपके पास कोई ना कोई स्किल है और स्किल के तौर पे आप डेनमार्क में जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए ये लिंक दिया हुआ है कि वर्किंग के लिए चौथा लिंक जो है, फोर्थ नंबर पे जो लिंक है, ये इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर के लिए है कि वर्किंग के दौरान आपको डेनिश लैंग्वेज की जितनी ज़रूरत होती है वो आप इस लिंक के ज़रिए सीख सकते हैं या यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि कोपेनहेगन में किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ, तो यूनिवर्सिटी में वहाँ जाके डेनिश लैंग्वेज में दाखिला लेने के लिए जो लिंक है ये सेकंड लास्ट वाला है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डेनमार्क में कौन कौन से इदारे जो हैं वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो लास्ट वाला लिंक है जिसके अंदर तमाम इदारों की डिटेल्स दी गई है। अब हम कुछ ऑफिशियल लिंक्स के बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैंने अपनी वीडियो में बताया, सबसे पहले डेनिश मेडिकल एजेंसी का लिंक है। ये मेन लिंक है जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है कि फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो पहला पहला लिंक इसके लिए है। दूसरा लिंक, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है, सेम लिंक है, कोई फीस नहीं है। तीसरा लिंक आपसे वीजा एंड इमिग्रेशन से रिलेटेड है। चौथा लिंक आपकी कंप्लेंट्स हैं अगर किसी भी किस्म की, तो उससे रिलेटेड है। जो पांचवा लिंक है वो आपके पास, अगर आपने डेनमार्क में फार्मासिस्ट के अलावा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए, या किसी भी किस्म की जॉब को सर्च करना है तो उसके लिए, ये हमारे पास जॉब्स इन डेनमार्क वाला लिंक है। आपको किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़े लिखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
और जो सेकंड लास्ट लिंक है, अगर आप कोई हायर एजुकेशन आपने की हुई है या आप स्किल्ड बेस्ड वर्कर के तौर पर डेनमार्क में जाना चाहते हैं, तो सेकंड लास्ट लिंक उसके लिए है, जिसके अंदर पॉजिटिव लिस्ट है हायर एजुकेशन वाले पीपल्स की कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। और अगर आपके पास कोई हुनर है, स्किल है, तो उसको उन लोगों की पॉजिटिव लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है कि आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट लिंक है वो डेनमार्क की एम्बेसी का लिंक है जो पाकिस्तान में, यहाँ से आप फर्दर अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा सोशल नेटवर्क के जितने भी लिंक्स हैं वो सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो लिंक्स मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फर्दर जो चैनल के रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।